नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया आपके क्लास 11th के चैप्टर 1 के जो कि हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ लेखन कला और शहरी जीवन है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं बच्चों, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बच्चों, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, शहरीकरण का महत्व। अब बच्चों, शहरीकरण का महत्व से पहले हम क्या समझेंगे बच्चों के शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों, आप सबसे पहले देखिए, शहरीकरण मतलब पहले गांव थे तभी तो शहर बने ना बाद में। तो अब क्या होता है बच्चों, गांव के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां होती है, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, वो होती है कौन सी हमारी, सिर्फ एक या दो, मतलब जैसे एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म मतलब एनिमल हर्डिंग, ये एक से दो या दो से तीन ही हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। एक तरीके देखा जाए तो रूरल एरियाज में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। अब बच्चों, शहरों में क्या अंतर होता है, जब फूड प्रोडक्शन के अलावा, जब खाद्य उत्पादन के अलावा जब और भी गतिविधियां हो रही हो एक क्षेत्र में, तो उसको हम शहर घोषित कर देते हैं। जैसे मैं एक बात करूं बच्चों, गांव के अंदर क्या होता है, खेती होती है, पशुपालन होता है, इस तरीके की गतिविधि होती है। वहीं आप शहर में देखते हो तो क्या होता है बच्चों, कई सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन साथ साथ में शूज़ भी बिकते हैं, स्लीपर्स भी बिकते हैं, कपड़े भी बिकते हैं। कोई एक नहीं, बहुत सारी शॉप्स, टेलर होता है, ऐसे करके कई सारी गतिविधियां होती हैं। एक नहीं, जैसे मैं भी शहर में ही पढ़ा रहा हूँ, गाँव में तो नहीं पढ़ा रहा ना। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब एक तरीके से क्या है, अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज हुआ वो इस वजह से इंक्रीज हुआ क्योंकि क्या था बच्चों कि गांव के अंदर सिर्फ एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो है फूड प्रोडक्शन मेन जो होती है। उसके बाद लोगों के मतलब जो लोग होते हैं बच्चों, उनके पास सिर्फ इसी में रहने से उनको मतलब अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करते। इसी वजह से वो क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर ही अपने व्यापार को या फिर अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, मतलब शहरीकरणों में चले जाते हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन होता है क्या। अर्बनाइजेशन सिंपल सी बात है बच्चों, फूड प्रोडक्शन के अलावा अर्बनिज्म क्या होता है बच्चों, फूड प्रोडक्शन के अलावा जब बाकी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ पर होने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, अर्बनिज्म कहते हैं, मतलब अर्बन एरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँ कि शहरीकरण का महत्व क्या है, तो शहरीकरण का सबसे पहले महत्व आता है बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है श्रम विभाजन। ये बच्चों अच्छा पॉइंट है, और ये जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स पे मैक्सिमम पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे हमारे केस स्टडी वगैरह भी बन सकती हैं। अब कैसे, तो सबसे पहले तो इसको समझिए क्या क्या होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बच्चों, शहरों के अंदर मैंने आपको बताया फूड प्रोडक्शन के अलावा बहुत सारी मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे टेलर हो गया, मूर्तिकार हो गया, ठीक है, मतलब एक तरीके देखा जाए तो स्कल्पचर मतलब कार्वर हो गया, अपना टेलर हो गया, टीचर हो गया, ऐसे करके डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब बच्चों, जब इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होती है ना, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं हम सब लोग जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं इन क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब हम एक दूसरे से कैसे निर्भर रहते हैं बच्चों, जैसे बच्चों मैं भी शहर में काम कर रहा हूँ, मेरी भी आर्थिक गतिविधि है कि मैं पढ़ाता हूँ। अब बच्चों, मैं सिंपल सी बात करूँ कि मेरे को पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी चाहिए, मतलब ये क्लासरूम चाहिए, कैमरा चाहिए। तो बच्चों, अब सिंपल सी बात है कि डिजिटल बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया जिससे मैं पढ़ाऊंगा, और ये जो कैमरा हो गया, क्या ये मैं खुद बनाऊंगा? नहीं ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि शहरों के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। जैसे मैं ये एक जो मैंने एक बुक डिपो से मंगाया था अपने महादेव से, ये मार्कर भी मैंने वहीं से लिया। तो ये सारी चीज़ें, रिंग लाइट्स, ये फैन, एसी, ये सब क्या है बच्चों, ये सब मैं खुद तो नहीं बनाता ना, ये सब मैं यहाँ लेकर आया, लेकिन किससे, किसी और से। तो ये पूरा एक क्लासरूम का एक माहौल बनाने के लिए मैं किसी और पर डिपेंड हुआ ना। सेम एज इट इज मेसोपोटामिया में भी क्या था बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर था।
जैसे बच्चों वहां पर हमारी जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है वो है किसका, मूर्तिकार का। अब कोई मूर्तिकार है बच्चों, मतलब कोई स्टैचू मेकर है, तो अब उस मूर्तिकार को मूर्ति बना, उसका मेन काम क्या है, मूर्ति बनाना। उसका मुख्य काम क्या है, मूर्ति बनाना, मतलब कार्विंग करना मूर्ति को, मतलब ऐसे ठक 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 करके उसको शेप देना। तो मूर्ति बनाने के लिए जो टूल्स होंगे वो खुद तो नहीं बनाएगा ना, उसके लिए किसको, एक लोहार पर, एक ब्लैक स्मिथ पर उसको डिपेंड करना होना पड़ेगा। और जिसको उकेर रहा है, जैसे मान लो वो एक मार्बल पे या फिर किसी स्टोन पर जो ठोक ठोक के बना रहा है उस मूर्ति को, तो उसके लिए भी तो स्टोन चाहिए ना, तो स्टोन भी वो खुद थोड़ी ना लेकर आएगा पहाड़ काट के, उसके लिए भी क्या करेगा, किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा। ये कहने का मतलब है डिपेंड। तो शहरों में क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी पर निर्भर होता है अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। मेसोपोटामिया में भी यही था। समझ आ गया बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, जैसे सिंपल सी बात है, आपने देखा कि भैया इतनी दूर दूर से ट्रेड हो रहा है, तो आपको समझ आया भाई ट्रेड कैसे हो रहा है। ट्रेड कैसे हो रहा है कि भाई मूर्ति अगर बनानी है तो वहाँ से पत्थर आएगा, वहाँ से टूल्स होंगे, तो एक दूसरे पर सारे निर्भर होंगे। अब इसका एक क्या बनेगा, जब ये तो मैंने एक बताई, ऐसे कितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी जो पैसा कमाते होंगे लोग वहाँ पे उस समय। तो अब इतने सारे लोग होंगे, इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, तो एक जाला सा बन जाएगा उस समय भी, मतलब एक वेब क्रिएट हो जाएगा। अब इस वेब को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सामाजिक संगठन चाहिए, जिसका काम क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो मार्केट है इसको एक तरीके से बनाना कि किस तरीके से कैसे काम होगा, किस तरीके से क्या चीज़ होगी। तो ये हमारा काम कौन करेगा, सामाजिक संगठन। अगर इतनी दूर ट्रेड हो रहा है तो वहाँ से आएगा तो ये सारी चीज़ें चाहिए ना। अब जैसे मान लो स्टोन्स आ गए बाहर से, और मेटल्स मतलब टूल्स वगैरह बनाने के लिए मेटल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें जब बाहर से आ रही हैं तो आके एक जगह इकट्ठा भी तो होंगी ना। पहले तो आने जाने का पूरा सिस्टम संभालना, तो उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आने के बाद उसको जब रखेंगे तो उसके लिए चाहिए हमें स्टोरेज। क्या चाहिए बच्चों, स्टोरेज, भंडार। स्टोरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंडार। और आखिरी क्या है बच्चों हमारा, रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। जब इतना सारा ट्रेड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब लिखना पड़ेगा। समझ आए बच्चों। तो जब हम हिसाब किताब उसमें लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से हमारा राइटिंग शुरू करेगा। जब इतने बड़े पैमाने पर ट्रेड होगा, दूर दूर से हम चीज़ें मंगा रहे हैं, दूर दूर से हम चीज़ें भेज रहे हैं। अब मैंने बताया ना जैसे मेसोपोटामिया में, अगर मैं बात बताऊं तो बच्चों कुछ चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कमी भी थी। मोस्टली चीज़ें बाहर के देशों से मंगाए जाते थे, जैसे ईरान हो गया या फिर जो भी वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ थी वहाँ सबसे। तो बच्चों अब इतनी दूर का जब ट्रेड होगा ना आपस में, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और जब ट्रेड होकर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होकर जब वो आ जाएगा तो उसको हमें इकट्ठा रखने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्टोरेज चाहिए। अब बच्चों इसमें हमारा लास्ट मैंने बताया था रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। जब इतना सारा हो रहा है, इतना सारा लेन देन हो रहा है, तो लेन देन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, हिसाब किताब। तो हिसाब किताब कहा भी जाता है बच्चों मेसोपोटामिया के अंदर कि जो लेखन प्रणाली है वो व्यापार से संबंधित हिसाब किताब को लेकर ही शुरू हुई। मतलब ये एक अनुमान है बच्चों। अब ऐसे अनुमानों को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, चलो बच्चों ये भी समझ लो। अब आप इतिहास आपने ले लिया 11वीं क्लास के अंदर, अब आपको इसी के आधार पर ही आगे बढ़ना है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी आर्कियोलॉजिस्ट को, मतलब पुरातात्विद को, पुरातात्विद क्या होता है ये भी सुन लो बच्चों, ये भी एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातात्विद होता है वो लोग जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। पुरानी चीज़ों की मतलब ये नहीं अकबर वगैरह, वो ज़मीन से नीचे वाली जो खोज होती है, जैसे पिरामिड्स, ट्रेजर्स, सिविलाइजेशन, मतलब एंशियंट सिविलाइजेशंस। ये भी ये क्या है ना, ज़मीन के नीचे दब चुके हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ों को खोज करने वाले लोग होते हैं उनको हम पुरातात्विद बोलते हैं। पुरा मतलब पुराना, तात्विद मतलब एलिमेंट्स, मतलब नीचे रहे, मतलब जो तत्व है वो नीचे है, उनको ढूंढ कर उनकी खोज करना, ऐसे लोगों को पुरातात्विद बोलते हैं। जैसे जो हमें डायनासोर्स की हड्डियाँ मिलती है ज़मीन के नीचे, इनकी खोज करने वाले को, इनको समझाने वाले को पुरातात्विद बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है।
तो अब क्या होता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट को रिटर्न प्रूफ्स नहीं मिलते किसी भी चीज़ के, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, अनुमान लगाते हैं। और जो अनुमान लगाया जाता है, जो गैस किया जाता है, वो पॉजिटिवली किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम। मतलब ऐसी प्रणाली जब हमें अगर कोई चीज़ मिल रही है और उसके बारे में अगर हमारे पास लिखित दस्तावेज या कोई भी लिखित प्रूफ नहीं है, मतलब रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो ऐसी चीज़ पर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने यहीं पर ही अभी खोज शुरू करी, ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी ज़मीन के नीचे से एक मतलब खुदा, और यहाँ पर नीचे निकले बहुत सारे 5000 साल पुराने टूल्स। मतलब टूल्स क्या, एक ऐसे नोकीली सी चीज़ निकली, ठीक है, नोकीली सी एक मतलब उस समय की लोहे की या फिर ब्रॉन्ज की एक ऐसी एक चीज़ निकली। तो बच्चों जो वो निकलेगी तो उसको टेबल पर रखेंगे। तो बच्चों जब उसको टेबल पर रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सकारात्मक प्रतिपुष्टि करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक हमें ऐसा औजार मिला जो आज से 5000 साल पुराना है। अब 5000 साल पुरानी चीज़ का कोई इतिहास हमारे पास लिखित रूप में है नहीं है। मेसोपोटामिया क्या है, लेकिन इंडिया का है नहीं है। इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन ही कौन सी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका तो बिल्कुल ही मतलब रहस्यमय लिपि है, उसको कुछ पढ़ा ही नहीं गया आज तक। रहा उसके अंदर भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, लेकिन पढ़ा ही नहीं गया, कोई बहुत मुश्किल है, आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। अब यही बात करूं मैं, मेरे को ज़मीन के नीचे से मिला एक नुकीला सा, एक ऐसा सा जो एक लंबा सा डंडा और ऊपर से नुकीला सा। अब आप बोलोगे भैया वो भाला है, ठीक है बच्चों। अब भाला किस लिए यूज़ होता है, तो भाला आपके लिए एक तरीके से यूज़ हम करेंगे किसके लिए, एक तो क्या कर सकते हैं, या तो वॉर युद्ध के लिए या फिर हम शिकार के लिए। तो बच्चों युद्ध और शिकार दोनों में पॉजिटिव चीज़ है शिकार, क्योंकि युद्ध में क्या हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और शिकार जो हो रहा है वो एक तरीके से जो उस समय के एंशिएंट लोग थे वो फूड ऑब्टेन के लिए, खाना खाने के लिए, अपने भोजन के लिए करते थे। तो हम उस भाले को क्या हंटिंग के लिए बोलेंगे। ये नहीं कि हमने उस भाले को देखा और बोला कि भाई युद्ध होते थे उस समय, तो ऐसी चीज़ है। तो ये सब नहीं, अनुमान कैसे लगाना है, पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मेसोपोटामिया में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए कहते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, मतलब मेसोपोटामिया की जो लिपि है, जो मतलब जो उस समय का लिखा हुआ है, वो तो हमने आसानी से पढ़ लिया, समझ लिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद, कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस कैसे शुरू हो सकती हैं। कि अब मेसोपोटामिया क्या होता था बच्चों, ट्रेड होता था ज़्यादातर, और ट्रेड, अब अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया है, सिविलाइजेशन है, तो ट्रेड होना तो बहुत छोटी सी बात है। तो अगर ट्रेड हो रहा है तो बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा है, तो उसके लिए हिसाब किताब जरूरी है बच्चों। तो अनुमान ये भी लगाया जाता है कि व्यापार के चलते जब हिसाब किताब की जरूरत हुई तो अब भी मेसोपोटामिया में लेखन कला शुरू हुई, मतलब राइटिंग की शुरुआत हुई। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वार्काहेड। वार्काहेड होता कैसा है बच्चों, देख लो एक बार, ये है वार्काहेड। अब वार्काहेड है क्या बच्चों, वार्काहेड एक मूर्ति है, एक स्त्री की मूर्ति है, एक फीमेल स्कल्पचर है जो कि सिर्फ हेड का है, इसलिए हम इसको वार्काहेड बोलते हैं। ये कितना पुराना बच्चों, 3000 ईसा पूर्व का है, 3000 BC, जो कि हमें उरुक में मिला है। ठीक है बच्चों, ये किससे बना बच्चों, व्हाइट मार्बल से बना है। इसके अंदर कुछ प्रीशियस मेटल्स का भी प्रीशियस एक तरीके से जेम्स का, बहुमूल्य रत्नों का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे आईज और आईब्रोज के लिए लैपिस लजूली जो कि ब्लू, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीला लाजवर्द, शेल सफ़ेद, सीपियाँ, फिर आता है बिटुमिन ब्लैक, काला डांबर। ये सारे मोतियों का, इन सारे रत्नों का इस्तेमाल हुआ है। और बच्चों इस आप मूर्ति को देखना ध्यान से, तो आप कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सर के ऊपर ना एक खाली जगह है, ऐसे सर के बीच में एक मांग है और जो कि एक खाली जगह है, और वो जो है, वो जो ग्रूव है ना, मतलब वो जो खांचा है, वो अनुमान लगाया गया है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, समझ आए बच्चों। तो उसके लिए अनुमान लगाया गया क्या, कि ये एक ऑर्नामेंट के लिए रखा होगा, मतलब एक गहना रखने के लिए। जैसे आज के टाइम पे हिंदू सभ्यता में वो मांग टीके के लिए रखते हैं ना बीच में मांग, सेम इसी तरीके से इस मूर्ति के अंदर भी वो खांचा रखा हुआ है, जो कि शायद अनुमान लगाया कि कोई कोई ज्वेलरी, मतलब कोई गहना पहनने के लिए लगाया होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। मतलब क्या है कि माल की आवाजाही
मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब जो वस्तु बन रही है उनका आना जाना कैसे होता था, सिटीज के अंदर भी और बाहर भी। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ लीजिए। अब सबसे पहले तो समझिए बच्चों किस किस चीज़ का होता था। बच्चों मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे बिल्कुल भी। तो इसके लिए क्या करते थे बच्चों, वो इम्पोर्ट करते थे। कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? ईरान, टर्की और अक्रॉस द गल्फ, मतलब खाड़ी पार देशों से भी वो बहुत सारी चीज़ें मंगाते थे, मतलब डिस्टेंट ट्रेड करते थे। तो क्या क्या चीज़ें मंगाते थे बच्चों? वुड। अब क्या वुड का मैं बताऊं, तो मेसोपोटामिया में जो ट्रीज थे, अब आपने बोला होगा भैया वहाँ पर तो आपने पढ़ाया था ज्योग्राफी के अंदर कि बहुत सारे ट्रीज थे, ग्रीनरी थी। तो जो ट्रीज थे वहाँ पर मोस्टली होते पोपलार ट्री। पोपलार वृक्ष जो होता है बच्चों, इसकी जो लकड़ी होती है इतनी मजबूत नहीं होती कि जिससे हम बैलगाड़ियाँ या फिर इस तरीके की कोई चीज़ है, बैलगाड़ियाँ उनके पहिए बना सके। अगर थोड़ी दूर की यात्रा करेंगे तो ये पहिए और ये जो बैलगाड़ियाँ होती थी टूट जाती थी। तो इसके लिए क्या करते थे, लकड़ियों को भी मंगाया जाता था। अब मिनरल्स तो थे नहीं, तो कॉपर भी मंगाया जाता था, टिन भी, सिल्वर भी और गोल्ड भी। बाकी क्राफ्टिंग के लिए शेल और वेरियस स्टोन्स मंगाए जाते थे, और ये सारी चीज़ें यहाँ से ईरान से मंगाई जाती थी। ईरान, टर्की और खाड़ी पार देशों, जहाँ पर बच्चों ये सारी चीज़ें तो भरपूर थी, मतलब मिनरल रिसोर्सेज तो भर के थे, लेकिन इनके पास कोई भी एग्रीकल्चर का स्कोप नहीं था। तो इसके लिए जो अपना मेसोपोटामिया था वो क्या करता था, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन सबको बेचता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था बार्टर चलता था ना। बार्टर मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का विनिमय, वस्तु और सेवाओं का विनिमय। अब बच्चों आज से ये 6-7 हज़ार साल पुरानी बात है। अब उस समय अगर मैं बात करूं तो अब आप देखो उस समय कोई करेंसी तो थी नहीं, तो लोग एक दूसरे से ट्रेड कैसे करते थे, बार्टर से। बार्टर मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना। तो ये सारी चीजें तो वहां से मंगाई जाती थी, लेकिन और बदले में उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इन ईरान और टर्की और खाड़ी पार देशों के पास ये सारी चीज़ों की क्या थी, कमी थी। अब बच्चों अगर आपको ट्रेड करना है, ये नहीं कि मिनरल रिसोर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आपके पास कार्वर हो या फिर आपके पास एक तरीके से क्राफ्ट हो, मतलब कलाकारी हो, तो इन सबसे ना कोई भी शहर नहीं बनता। अर्बनाइजेशन के लिए या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो मेसोपोटामिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था कार्ट से होता था, या तो एनिमल्स या फिर ब्लॉक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ, या तो मतलब जानवरों की कमर पर लाद कर लेके जाते थे, या फिर बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो बैलगाड़ियों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, बैलगाड़ी के लिए क्या चाहिए, बैल चाहिए, लकड़ी चाहिए। अब लकड़ियाँ मैंने बताया था इतनी मजबूत थी नहीं, और जो बाहर से मंगाई जाती थी वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी। ठीक है, और मतलब कमियां थी इस जो मतलब एक तरीके से थ्रू लैंड जब हम ट्रेड करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तो उसके अंदर कमियां थी। कमियां क्या थी कि डिस्टेंट ट्रेड तो होता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था बैलगाड़ियों के सर, बैलगाड़ी से जब चलते थे। और इसके लिए टू मच एनिमल फीड, मतलब अगर कोई मनुष्य कह रहा हूँ सॉरी, अगर कोई पशु को जब लेके जाते थे बैलगाड़ियों वगैरह के, तो वो थक जाते थे, उनको पानी पिलाने के लिए रुकना, उनको चारा खिलाने के लिए रुकना। तो बच्चों जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए पेट्रोल है ना, हम गाड़ी बस वगैरह लेके जाते हैं, बीच बीच में पेट्रोल डलवाते हैं, सेम एज इट इज ब्लॉक कार्ट्स के लिए क्या था, चारा था कि उन पशुओं को कुछ ना कुछ रास्ते में खिलाया जाए। अब वो चारा क्या होता था बच्चों, पैसों में मिलता था। अब यही सारी चीज़ें क्या होता था, यही सारी चीज़ों ने क्या करा, द सिटी इकोनॉमी नॉट वायलेबल, जो कि मतलब इतना खर्च सिटी जो इकोनॉमी होती थी, मतलब शहरों की जो अर्थव्यवस्था होती थी, वो इतना ढंग से इसको मानती नहीं थी। तो बच्चों इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, ओवर वाटर के जल पर मतलब जल मार्ग के आधार पर भी यातायात किया जा सकता था। अब क्या था बच्चों, जो जल के ऊपर किया था, आपको बताया जल के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू बोट्स करते हैं। अब बोट्स के थ्रू जब हम जाते हैं और आते हैं, तो बच्चों उसके लिए क्या चाहिए, लहरों का इस्तेमाल, करंट का यूज़, करंट को हिंदी में लहरें बोलते हैं। ठीक है, विंड का यूज़। तो इन करंट और विंड दोनों के मिलावट से जो बोट होती थी वो आगे खिंच सकती थी। इसी के अकॉर्डिंगली क्या होता था, ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बोट बनानी है और बोट बना के सारा माल उसमें लादना है और उसको आगे ले जाना है। और ये क्या हुआ, काफ़ी सस्ता हुआ, क्योंकि इसको खींचने के लिए कोई जानवर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके लिए क्या चाहिए था बच्चों, विंड और करंट। करंट मतलब लहरें, ये दो चीज़ें चाहिए थी बच्चों से। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के साथ
इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों जब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम 11th क्लास के बच्चों को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। ठीक है बच्चों, इस जो हफ्ते का या इस महीने का जो हमारा टारगेट है, कम से कम हमें 500 से ज़्यादा फॉलोअर्स करने हैं इस मंथ के अंदर या मंथ से पहले पहले। तो बच्चों जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, मैं बात करता हूँ इस चैप्टर की, तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींचने वाला है क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है। जितना ज़्यादा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा उतना ही हमारे जो पार्ट्स होंगे, मतलब जो हमारी वीडियोज़ होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में खींचती जाएंगी। कोशिश करूँगा कि कम से कम चीज़ों में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ, मतलब कम से कम कंटेंट में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग के अंदर डाल पाऊँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग जो हैं इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें। और मेनली अगर 11th क्लास के बच्चों तक पहुँच गई तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है।